Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 जनवरी 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट से बताना इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये कम्युनिटी के लोग हैं ये ज़्यादातर उत्तराखंड में रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ये जो पश्मीना गोट्स है उसको पालते हैं, और आपको पता है पश्मीना गोट से बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट क्वालिटी का जो वूल है हमको वो भी मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये चांगपा कम्युनिटी है ये शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों ने कल ज़रूर से पढ़ा तो होगा, पढ़ा नहीं तो सुना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से जो वीडियोज़ हैं मालदीव्स पार्लियामेंट की वो वायरल हो चुकी हैं। एग्जैक्टली क्या देखने को मिला, तो दोस्तों अभी रिसेंटली आपको पता है मालदीव्स काफ़ी चर्चाओं में आया। इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से ख़राब होते हुए नजर आए। उसी बीच में मालदीव की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली बात है, वो आपस में भिड़ गए। और वीडियो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, जो आपने देखा भी होगा, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपस में इतनी भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मारपीट चल रही है बुरी तरह से, लात वगैरह सब कुछ चल रही हैं। तो ये जो पूरा हंगामा हुआ है आखिरकार ये क्यों हुआ है, ज़रा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, हर एक न्यूज़ आर्टिकल के अंदर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं। दूसरी चीज़ मालदीव्स लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, तो इसके बारे में भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ये जो टेंशन्स क्रिएट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, ये पूरा मैटर क्या था, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट ईयर यानी 2023 में मालदीव्स में एक नए प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, इनसे पहले यहाँ पर एक और प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोली। बात यह है कि जो मोहम्मद मुइज़ू हैं इनको बोला जाता है कि ये प्रो चाइना है। ठीक है, चाइना की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो अगेंस्ट इंडिया भी हैं। इनका जो पूरा इलेक्शन था उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर में इन्होंने इंडिया आउट करके यहाँ पर जो कैंपेन है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर दूसरे वाले प्रेसिडेंट की बात करेंगे, यानी इनसे पहले जो इस पद पर बैठे हुए थे वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोली। वो जो है प्रो इंडिया व्यक्ति थे, इंडिया की तरफ उनका जो रिलेशन है या उनका झुकाव था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमको देखने को मिलता था। लेकिन अभी मैटर क्या है, अभी आपको पता है जो मालदीव्स की पूरी पार्लियामेंट है, मालदीव्स की पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में है वो मेजोरिटी में कौन सी पार्टी है, मेजोरिटी में दोस्तों वो इब्राहिम सोली की पार्टी है, जो पुराने वाले प्रेसिडेंट थे उनकी पार्टी। कहोगे ये क्या चक्कर है, मालदीव्स की पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी के अंदर पार्टी है वो इब्राहिम सोली की है, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं मोहम्मद मुइज़ू ओपोजिशन पार्टी के। ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं इसके बारे में, तो मालदीव्स के अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंशियल वाला जो सिस्टम है वो पूरा अलग होता है। अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में समझेंगे, आपको एक मेजर टॉपिक भी क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ये आप देख पाओगे कुछ फोटोज़ मालदीव्स के जो पार्लियामेंट है वहाँ से यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये आप देख पाओगे इस तरीके से जो यहाँ पे बाजा वगैरह है वो भी बजाया जा रहा है। हाँ, एक GIF ये आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से बाल वगैरह खींच रहे हैं। और ये
मतलब हर जगह की हमने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की वीडियोस देखी हैं, इंडिया की भी आपने देखी होगी, बट ये जो है ना एक बहुत बड़ी जो लिमिट है उसको यहाँ पर क्रॉस कर देता है। हमने इंडिया की भी देखी हैं पार्लियामेंट की, खासकर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पर भिड़ जाते हैं, माइक फेकम फाकी मच जाती है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, और दुनिया भर में ये जो वीडियोज़ हैं वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझना, एक सेकंड हम थोड़ा सा क्लियर स्पेस ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग मालदीव्स के थोड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में समझेंगे, तो मालदीव्स में अभी इस समय पर जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक जो पहली पार्टी है वो है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, पीएनजी लिख देता हूँ। पीपल्स नेशनल कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं मोहम्मद मुइज़ू जो कि आज के समय पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई यहाँ पर पीएनजी। सेकंड जो वहाँ पे पार्टी आपको देखने को मिलेगी पॉलिटिकल पार्टी, वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। ठीक है, अब जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके जो लीडर हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि पहले प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं। ये प्रो इंडिया थे, बट ये व्यक्ति यहाँ पर जो अभी के समय पर प्रेसिडेंट हैं ये एंटी इंडिया हैं। अब होता क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोस्तों, यहाँ पर ना जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पेशल तरीके से यहाँ पर इलेक्शन की जाती है, और ऐसे यहाँ पर मालदीव्स में भी हुआ था। मालदीव्स में जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुए तो प्रेसिडेंट्स जो भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो खड़े थे चुनाव के लिए, मोहम्मद मुइज़ू खड़े थे नंबर 1 पर, सेकंड यहाँ पर इब्राहिम सोली थे, ऐसे कुछ और व्यक्ति भी खड़े थे, जैसे लबीब का नाम आपने सुना होगा, वो भी खड़े थे। इस तरीके से कई सारे और व्यक्ति खड़े हुए थे। ये देखा जाता था कि भैया इनमें से जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा वो व्यक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा मालदीव्स का। अब क्या हुआ, वोटिंग होती है सर, वोटिंग होने के बाद में पता ये चलता है 50% किसी को भी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो मिला था वो मोहम्मद मुइज़ू को मिला था, 46% वोट मिला था, और जबकि यहाँ पर मोहम्मद सोली की बात करेंगे तो इनको मिला था लगभग 39% के आसपास, और सबसे आगे यही थे, बाकी सब बहुत पीछे रह गए। तो फिर टॉप के जब ये दोनों आए तो इन दोनों में देखने को मिला 50%, तो अभी भी दोनों में से किसी को नहीं मिला है। तो क्या हुआ, इन दोनों का फिर अलग से सेपरेट एक और इलेक्शन होता है। ठीक है, राउंड 2। और राउंड 2 में आप देख पाओगे मोहम्मद मुइज़ू जो हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मोहम्मद मुइज़ू एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ यहाँ पर इब्राहिम सोली खड़े हैं, तो दोनों में से किसी ना किसी को 50% से ज़्यादा वोट तो मिलेंगे। हुआ क्या, दोनों की जब वोटिंग होती है तो इसमें मोहम्मद मुइज़ू को ज़्यादा जो वोटिंग है वो मिलती है, और इनके पास में यहाँ पर 54.4% की वोटिंग जाती है, जबकि इब्राहिम सोली के पास में लगभग 45% के आसपास वोटिंग जाती है। तो इसी बेसिस पर मोहम्मद मुइज़ू बन गए प्रेसिडेंट। ये होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेन फॉर्मेट। दूसरी बात, पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की मेजोरिटी हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी में पावर है वो कौन सी है, वो कौन सी पार्टी है, वो यहाँ पर अपनी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके लीडर इब्राहिम सोली हैं। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब ये लड़ाई आखिरकार हुई कैसे, क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि जो आज के समय पर वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है कि मुझे एक कैबिनेट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट है, पूरा कैबिनेट मांगेंगे, उसके हिसाब से डिसीजंस लेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर हम पूरा सिनेरियो देखें मालदीव्स के पार्लियामेंट का, तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पीएनजी, यानी मोहम्मद मुइज़ू की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके टोटल 20 मेंबर्स आपको इनके पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे, जबकि ओपोजिशन पार्टी के टोटल 60 मेंबर्स हैं। तो इनका कहना यह है कि मुझे ज़्यादा मेंबर्स की, यानी 22 मेंबर्स के आसपास की यहाँ पर कैबिनेट बनानी है। ठीक है, जो कि साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके लिए अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल लेने के लिए कौन सी पार्टी रहेगी? रूलिंग पार्टी का मेन काम रहेगा, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे रूल कर रही है, और रूल कर रही है दूसरी वाली पार्टी। तो दूसरी वाली पार्टी ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको 22 कैबिनेट की ज़रूरत है, हम पूरे 22 नहीं देंगे, हम केवल 19 लोगों को देंगे आपके कैबिनेट में, आप 19 लोगों को लेकर जाओ, अपने कैबिनेट में ऐड करो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर देश के लिए सही नहीं है, इस चक्कर में हम यहाँ पर केवल आपको ये ही कुछ मेंबर्स देने वाले हैं। इस बेसिस पर पूरा का पूरा ये भिड़ंत हुआ, और मामला जो है इतना भयानक हुआ कि आज के समय पर, या कल आपने देखा होगा जो हमारा ट्विटर है, जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं आज के समय पर, वो वहाँ पर जो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था टॉपिक, ये पूरा वीडियो ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा था। आई होप दोस्तों आपको मैटर क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि बताया ये जा रहा है कि कई बार मतलब कुछ लोगों को बहुत भारी इंजरीज हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, एम्बुलेंस में यहाँ पर उनको भेजा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
आगे आते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी चर्चाओं में था, सोचा डिस्कस किया जाए, आपको मैटर समझाया जाए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मालदीव्स के इलेक्शंस के बारे में आपको मैटर समझ में आया। कई बार दूसरे कंट्री के इलेक्शंस पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली मेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस के रिलेशंस या फिर किसी कंट्री के रिलेशंस रिसेंटली या लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखा करो। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है? तो दोस्तों आपको पता होगा रेड सी, गल्फ ऑफ एडन है ना, बाबेल मंडेब स्ट्रेट, ये जो जगह है ये सब आसपास में ही है। हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ये मैप दिखाऊं तो गल्फ ऑफ एडन के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूज़ में प्लेसेस होती हैं कई बार क्या बोलूँ, हर बार यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये गल्फ ऑफ एडन दोस्तों आपको दिख रहा है, येमेन, सोमालिया, जिबूटी के बीच में ये पूरा गल्फ बना हुआ है, गल्फ ऑफ एडन। बात क्लियर हो गई। ऊपर आपको रेड सी नजर आएगा, रेड सी से ऊपर निकलोगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी भी नजर आएगा। ठीक है, रेड सी है, ऊपर निकल जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी आएगा, फिर यूरोप आएगा। अब क्या होता है, यहाँ से ना बहुत सारे जहाज निकल रहे हैं पिछले कुछ समय पर, और जहाज निकलते भी जो दुनिया में तेल का व्यापार होता है उसमें बहुत सारा तेल यहीं से व्यापार किया जाता है दोस्तों। अब जब जहाज निकल रहा है, जा रहा है, तो क्या हो रहा है, येमेन के अंदर में जो इस पर्टिकुलर रीजन में हौदी रेबल्स हैं या हूदी रेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये विद्रोह कर रहे हैं येमेन के अंदर में सरकार के खिलाफ में। ये जो हूदी रेबल्स हैं ये लगातार आते जाते जहाज़ों के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो आते जाते जहाज़ों के ऊपर अटैक किया। रिसेंटली एक जहाज़ आ रहा था जिसका एसोसिएशन इजराइल के साथ में था, हूदी रेबल्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो हूदी रेबल्स हैं वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, और वो जहाज़ इंडिया आ रहा था दोस्तों। एक जहाज़ जस्ट इंडिया के गुजरात कोस्ट के जस्ट पास में ही था, उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने अटैक किया। जब ये अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं, पायरेसी बढ़ती चली जा रही है, समुद्री लुटेरे आप इनको कह सकते हो, तो हो क्या रहा है, इंडिया ने अपनी नेवी को यहाँ पर तैनात कर दिया कि भैया अब ये हरकत आप करके दिखाओ। अब क्या हुआ, यहाँ पे हूदी रेबल ने फिर से यही हरकत करके दिखाई है गल्फ ऑफ एडन में, लेकिन अब की बार इंडियन नेवी ने संभाल लिया। इंडियन नेवी में भी स्पेशली जो हमारा इंडियन नेवल शिप है सुमित्रा, ये यहाँ पर चर्चाओं में है दोस्तों। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि आईएनएस सुमित्रा हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो दोस्तों एक बार और एक जहाज़ यहाँ से गुजर रहा था गल्फ ऑफ एडन से, उस पर ईरान का फ्लैग लगा हुआ था। तो ये देखने को मिला कि जो हूदी रेबल्स हैं ये इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मैटर को तुरंत ही यहाँ पर इंडियन नेवी का जो ये शिप है आईएनएस सुमित्रा, इस शिप ने तुरंत इस मामले को सॉल्व कर दिया। तो आईएनएस सुमित्रा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या है, तो एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन में यूज़ किया जाने वाला जहाज़ है या फिर मल्टी रोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। दस्तक मारने वाला यहाँ पर एक जहाज़ है जिसके कई सारे उपयोग हो सकते हैं। हमारे ईस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी का हिस्सा है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। तो आईएनएस सुमित्रा बीच में आता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इस मामले को यहाँ पर ठहराता है। प्रॉब्लम यह है कि लगातार ये पायरेसी के अटैक्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये साल 2010 की बात थी जब इस तरीके से समुद्री लुटेरे इस तरीके से जहाज़ों के ऊपर अटैक किया करते थे, जहाज़ लूटा करते थे। वही सिचुएशन वापस से हूदी रेबल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिसंबर में लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम थी, एक जहाज़ आ रहा था जिसमें 18 क्रू मेंबर्स थे, उसको भी हाईजैक किया गया सोमाली पायरेट्स के माध्यम से। तो इस तरीके से आसपास के जो पायरेट्स हैं दोस्तों वो हाईजैक की कई बार कोशिश कर चुके हैं। बट अब यहाँ पर नेवी तैनात हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और कंट्रीज़ को भी साथ में लेकर आना होगा। एक पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट करना होगा जिसमें सभी कंट्रीज़ मिलकर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस स्टार्ट करें अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों की हिम्मत ना हो सके इस तरीके से जहाज़ को हाईजैक करने की। बात क्लियर हो गई दोस्तों। गल्फ ऑफ एडन आपको समझ में आया। एग्जामिनेशन में आपसे प्लेसेस पूछी जा सकती हैं, तो गल्फ ऑफ एडन का पर्टिकुलर लोकेशन आपने ज़रूर से पता होना चाहिए। चलो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है? ओशन में यहाँ पर एक गल्फ सिचुएटेड है, लेकिन वो येमेन और सोमालिया के बीच में आता है। ऊपर येमेन हो गया, नीचे सोमालिया हो गया। सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है, येमेन ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे एक एशियन कंट्री आपको देखने को मिलेगी। इसके बीच में आता है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के आसपास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, कई और भी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जिबूटी, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। येमेन तो है ही, ठीक है, प्लस यहाँ पे आइलैंड भी है जिसका नाम है सोकोट्रा आइलैंड, वो भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो ये जो गल्फ है दोस्तों, ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और 500 किलोमीटर चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है, बहुत सारा तेल का व्यापार इसी पर्टिकुलर रीजन से किया जाता है। और यही गल्फ, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन की यहीं भी बात कर रहे थे, यही गल्फ क्या है, एक स्ट्रेट आता है बाब-एल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है, छोटा सा रास्ता जो कि दो समुद्र के हिस्से को कनेक्ट कर रहा हो। तो ये भी एक छोटा सा रास्ता है बाब-एल मंडेब स्ट्रेट, है ना। ये रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है और यहीं पर गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन के थ्रू अगर हमें रेड सी को जोड़ना है तो वो बाब-एल मंडेब स्ट्रेट से जुड़ती है। तो गल्फ ऑफ एडन से इस स्ट्रेट से गुजरते हुए रेड सी, और रेड सी से गुजरते हुए ऊपर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर जाओगे तो आपका यूरोप आ जाएगा, ग्रीस वगैरह, इटली वगैरह कंट्रीज जो है यहाँ से शुरू हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। और पिछले साल में, मतलब पिछले कुछ सालों में गल्फ न्यूज़ में रहा है, ये बहुत ही चर्चाओं में रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार पायरेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग वगैरह के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो एग्जाम के लिए जो बेसिक डेटा है, बैकग्राउंड डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपने आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड डेटा था। उसी प्रकार से आप देख पाओगे फर्स्ट आर्टिकल, ऐसे आपको बहुत सारे और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सब में बैकग्राउंड डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें लिखने बैठोगे घंटों लग जाएंगे। तो इसका एक बढ़िया सोल्यूशन होता है कि रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स आपको यहाँ पर सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें कोई ज़्यादा चमक धमक फोटोज़ वगैरह नहीं होती हैं, क्योंकि उसका सोल पर्पज़ क्या है कि भाई हमारा नोट्स तैयार करना। ठीक है, तो आपको वो बिल्कुल एकदम कंटेंट मिलता है, प्रिंटेड होते हैं। चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो, चाहो तो आप उस PDF को सीधा डाउनलोड करके पढ़ के डिलीट कर सकते हो। क्योंकि अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आपको यहाँ पे स्टोर करने की दिक्कत नहीं पालनी पड़ेगी। भैया स्टोरेज का इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात 2-4 महीने की नहीं है, बात है 1.5-2 साल के PDFs को कलेक्ट करने की। तो इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन भी नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट, सारे PDFs डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का PDF ओपन करो, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शन हैं डाउनलोड डिलीट के। ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, आपका अमाउंट जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से आपको फ़ायदे होंगे, और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करेंगे। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या बात की जा रही है। अब दोस्तों आपको पता है लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो इस साल होने वाले हैं 2024 के अंदर में। ठीक है, लोकसभा का जो सेशन है वो एंड भी होगा। अब क्या है, लोकसभा का जो ये पूरा टेन्योर है ना, जून में ये समाप्त हो जाएगा। इसको समाप्त होने से पहले पहले यहाँ पर एक कमेटी है जिन्होंने मांग की है कि भाई एक बिल आया था 2021 में, ज़रा उस बिल को भी आप थोड़ा सा ध्यान में ले लो, ज़रा उस बिल के ऊपर भी कुछ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो मेंशन कर दो। तो जो पार्लियामेंट का बजट सेशन है दोस्तों, ये शुरू होता है 31 जनवरी से। इकोनॉमिक सर्वे जो कि साल आने वाला नहीं है, बजट सेशन, बजट अपना जो हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो बजट सेशन है पार्लियामेंट का, ये स्टार्ट होता है 31 जनवरी से। ठीक है, ये लास्ट सेशन है हमारे प्रेजेंट लोकसभा का, क्योंकि अभी इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे फिर उसके बाद इलेक्शंस की तैयारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो कमेटी जो है, इनका कहना यह है कि प्लीज़ आप जो ये रिपोर्ट है इसको मई तक देख लो, क्योंकि लोकसभा हमारा 16 जून को समाप्त होने वाला है। ठीक है, और ये कौन से बिल की बात कर रही है कमेटी, ये जो बिल है उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। दोस्तों बात है साल 2021 की। साल 2021 में दिसंबर के समय पर लगभग ये जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में कि भाई आप इस बिल को देख दाख के पास करो जल्द से जल्द। ये बिल क्या बात करता है, नाम से ही पता चला, जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह है दोस्तों, इसमें सुधार करने की या इस बाल विवाह को रोकने की बात करता है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो सिचुएशन क्या है,
कि भाई यहाँ पर मान लो अगर एक लीगल मैरिज की बात करेंगे, लीगल मैरिज क्या हो सकती है, जहाँ पर एक जो वेमेन है या फिर जो फीमेल है उसकी जो एज है वो कम से कम 18 होनी चाहिए, और मेल की एज कितनी होनी चाहिए, मेल की एज होनी चाहिए 21, लड़का 21 का लड़की 18 की। तब जब शादी होगी तो वो लीगल मैरिज कहलाएगी। ठीक है, मतलब लीगल क्या, बेसिकली वो चाइल्ड मैरिज नहीं कहलाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर एज जो है लड़की की वो 18 से कम हो जाती है, 16 या 17 हो जाती है, तो वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आएगा दोस्तों, वो बाल विवाह की कैटेगरी में आएगा। ये एक लिमिट है, इसके अंडर में बाल विवाह कहलाएगा। यहाँ पे 18 या 18 से ऊपर तब वो चाइल्ड मैरिज नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो हुआ क्या, हुआ ये कि 2021 में जो ये बिल आया, इस बिल ने क्या मांग की है कि ये जो 18 एज है ना लड़की की, वो भी कम है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 21 किया जाए, इसको 21 कर दिया जाए। यानी कि लड़की की एज 21 होनी चाहिए। अगर 21 से कम उम्र में अगर शादी की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज कहलानी चाहिए, वो बाल विवाह कहलाना चाहिए, फिर उसके खिलाफ एक एक्शन लेना होगा। तो लिमिटेड कम से कम एज लड़की की 21 होनी चाहिए, ऐसा ये कमेटी बोलती है, सॉरी ये बिल बोलता है, 2021 में जो लेकर आया गया था। तो कमेटी ने मांग की है, प्लीज़ आप इस बिल को एक बार देखिए, क्योंकि इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि 2021 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, फाइनली अब 24 में आ चुके हैं हम। तो अब यहाँ पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। ये सारे के सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इंडिया में जो बाल विवाह है इसका अंत किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जो चाइल्ड मैरिज है इससे प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, स्पेशली उस लड़की को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अभी वो हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए, क्योंकि जब आप चाइल्ड मैरिज पर बात करोगे किसी के सामने तो आपके पास में एक स्टैट होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, भाई कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ पर सिचुएशन कैसी है, तभी आपके जवाब में दम होगा। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर स्टैट आपके पास में नहीं है तो इंडिया में चाइल्ड मैरिज की स्थिति के बारे में जब बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज वैसे तो कम हुई है। अगर आप 2005-06 से कंपेयर करोगे 2015-16 में बहुत डिक्रीमेंट हुआ है। 2005-06 में 47% के आसपास मामला चल रहा था चाइल्ड मैरिज का, जबकि 2015-16 में 26.8% हो गया। क्या ये ग्रोथ हुई है? फिर भी अगर हम पिछले 5 सालों में देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज और तेजी से कम हो चुकी है, 3.5% का और डिक्लाइन हो चुका है, तो 23.3% के आसपास चाइल्ड मैरिज पहुंच चुकी है। तो यानी लगातार चाइल्ड मैरिज कम हो रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखो, 23.3% क्या ये सही है? कहोगे सही नहीं है, फिर भी कम तो है। हाँ, कम तो है, लेकिन दोस्तों फिर भी सिचुएशन थोड़ी सी अभी भी गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे देश की आबादी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन 140 करोड़ 141 करोड़ में हम देख रहे हैं, 141 करोड़ मान कर चल रहे हैं। तो 141 करोड़ में से 23% अभी भी चाइल्ड मैरिज है दोस्तों। ये अभी भी बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने है, इसको टैकल करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। अब काफ़ी सारी जगह पर सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी भी 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज अभी भी बहुत ज़्यादा है, हायर है बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये जो NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसके डेटा के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, इन तीनों को ही टॉप पर रखा गया है। यहाँ पर 40% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं जिनकी एज 20 से 24 है, उनकी शादी 18 से कम उम्र में हो चुकी थी। और कुछ और स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर चाइल्ड मैरिज हो तो रही है, लेकिन बहुत तेजी से उन्होंने सुधार किया, कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, यहाँ पर सुधार हुआ है, 32% से घटकर सीधा 23%। राजस्थान में 35% से घटकर 25%। सॉरी, राजस्थान में, हाँ राजस्थान में फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। फिर हरियाणा भी है जहाँ पर ये चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं। कुछ ये परसेंटेजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। समझ गए? अब बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो की, दुनिया भर में क्या स्थिति है यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर। तो यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिनकी उम्र मतलब अपने बचपन में, यानी वही चाइल्ड मैरिज की उम्र में जो होती है, वो हर साल यहाँ पर 12 मिलियन के आसपास है। तो 12 मिलियन हर साल चाइल्ड मैरिजेस होती हैं दुनिया में। केवल बात इंडिया की नहीं है, दुनिया भर में दोस्तों ये काम हो रहा है। और 2030 को लेकर जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको पता है ना 2030 तक के लिए हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उठा रखे हैं। वो गोल्स हमने अचीव करने होंगे, जैसे तैसे सभी कंट्रीज़ को अचीव करने होंगे। तो इस गोल का भी मेन मकसद क्या है? जितनी भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जैसे फोर्स मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इन सबको यहाँ पर रोकना, ये सब गोल नंबर 5 के अंदर में है। तो इसको जल्द से जल्द यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर।
अब सवाल यह है कि चाइल्ड मैरिज इतनी ज़्यादा स्थिति में है अभी भी, खैर कम हुई है लेकिन अभी भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, तो फिर इसको लेकर आखिरकार हमारे लॉज क्या हैं, कानून क्या बोलता है। तो दोस्तों इंडिया में चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को रोकने के लिए कई सारे लॉज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, 2006 का ये कानून है। दूसरा यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको हम लोग पोक्सो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्ट है जो कि यहाँ पर बच्चों को, स्पेशली उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका हनन होने से यहाँ पर बचाते हैं। ये लॉज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 2021 का ये वाला लॉ, ये बेसिकली लॉ नहीं है, एक तरीके से बिल है। जब ये पास होगा दोनों जगह से, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद जाके कानून बनेगा ये। तो अभी लोकसभा में यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, जहाँ पर महिला की एज 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा रही है कि भाई शादी की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए लड़की की। उससे कम में अगर शादी होगी तो वो बाल विवाह कहलाना चाहिए। समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो मिनिमम एज थी 18 साल, जिसको बढ़ाकर 21 किया जा रहा है, आखिरकार क्यों यहाँ पर इस एज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 18 सही तो है ना, ऐसा यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे। तो ज़रा उसको समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों 18 साल तक तो काफ़ी सारे लोगों का एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाता। कई सारे लोग 12th कर लेते हैं 18 साल तक, बट यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे, इनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं होता, स्पेशली यहाँ पर फीमेल्स। तो यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन ना होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना होना, जिसकी वजह से जो महिला है उसको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अभी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारी असमानताएं होती हैं। लड़के को पढ़ा दिया जाता है अच्छे कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, बट लड़की के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हाँ, बट ये चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक समय था जब ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर थी। अब खैर यहाँ पर जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दोनों ही केसेस हैं। अब यहाँ पर क्या था कि कई सारे केसेस में जो वेमेन है उनको एजुकेशन लेने के लिए भी मना कर देता था। क्या करोगे पढ़ के यार, है ना, स्कूल पढ़ लिया, बात खत्म, उसके बाद शादी तो होनी है एट द एंड। फिर ये चीज़ होती है, कई सारे लोगों में ऐसी थिंकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ गए। तो जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, अगर कम उम्र में यहाँ पर शादी कर दी जाएगी तो एजुकेशन उसका पहले से ही कम था, और अब यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन केसेस में यहाँ पर आप कह सकते हो शादी कर दी है। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिला है, एक तो उसके पास में वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित के साथ ही साथ में यहाँ पर उसको आगे, अगर हम स्किल्स की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, तो कोई ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे नहीं आगे। समझ गए। दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, क्योंकि जब 21 हो जाएगी तो कम से कम ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। 21 की एज तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, हो जाता है अक्सर लोगों का। एक 21 की एज में मैंने भी अपना ग्रेजुएशन कर दिया था, तो वो आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जो रास्ता है उसको आसान कर देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर अर्ली मैरिज होगी तो अर्ली मैरिज की वजह से वेमेन और बच्चा दोनों की हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि शादी जल्दी हुई है, शादी जल्दी होने के बाद में प्रेगनेंसी की स्टेज भी जल्दी आएगी, ठीक है। जो बच्चा जन्म लेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, कुपोषण से। प्रॉपर यहाँ पर उसकी जो बॉडी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, मेंटल हेल्थ यहाँ पर बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी, हेल्थ ग्रो नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिशनल लेवल्स यहाँ पे पूरे नहीं पहुँच पाएंगे, मदर के न्यूट्रिशन लेवल पर इम्पैक्ट पहुँचेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम्स बच्चे और महिला दोनों के लिए यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो अर्ली मैरिज की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से जो ये मिनिमम एज है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसके लिए कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि गर्ल चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, 2015 में लॉन्च किया गया था, जो गर्ल चाइल्ड है उसके कल्याण को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर योजना है ये लेकर आई गई थी, ठीक है। ये बेसिकली योजना क्या करती है, हमारे पेरेंट्स को, मतलब लड़कियों के पेरेंट्स को एंकरेज करती है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपनी गर्ल के लिए, बच्ची के लिए, यहाँ पर जो फ्यूचर स्टडीज़ है उसके लिए यहाँ पर फंड को बिल्ड करें, फंड को यहाँ पर क्रिएट करें। फिर ऐसे यहाँ पर बालिका समृद्धि योजना आपको देखने को मिलेगी, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि गर्ल्स को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। फिर उसके अलावा यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको इसके बारे में पता है, ये जो स्कीम है ये जो गर्ल चाइल्ड है उसकी सेफ्टी की बात करती है ना। भाई एक बार बच्ची का जन्म हो जाता है तो उसकी सेफ्टी हो, है ना, उसको पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, जिससे वो आगे यहाँ पर और ज़्यादा सशक्त बनेगी, मजबूत बनेगी सोसाइटी के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी पर्टिकुलर एक स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपसे कुछ पूछे जाएंगे तो आप आराम से दोस्तों ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। एक रेलिवेंट आर्टिकल था, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर बात आती है अगले आर्टिकल की। नाउ ये टॉपिक भी आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। हुआ क्या है, यूके यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। यूके क्या करने वाला है, ई सिगरेट्स को बैन करने वाला है। क्योंकि जो ई सिगरेट है दोस्तों, इसकी वजह से जो बच्चे हैं, स्पेशली यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके ऊपर में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अडिक्ट होते चले जा रहे हैं ई सिगरेट्स के इस पूरे जाल के अंदर में, ये हमने देखा। यूके में एक डेटा नज़र आया है और बोला है कि भैया 18 साल से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पर ई सिगरेट बेचना, वैसे भी ये पूरी तरह से इलीगल है, बट क्या हो रहा है, फिर भी ये काम हो रहा है, ये सिगरेट्स यहाँ पर बेची जा रही हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो निकोटीन के प्रति अडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ई सिगरेट्स होती हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती है, इसमें एक लिक्विड यूज़ किया जाता है ना। और वो जो लिक्विड है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके अंदर में निकोटीन भी प्रेजेंट होता है। फिर वो व्यक्ति जो कि इसको कंज्यूम कर रहा है वो निकोटीन के प्रति अडिक्ट होगा और इसके बाद वो सीधा जो रियल सिगरेट्स हैं उसके ऊपर में भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्मोकिंग को कम करने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी कंट्री यहाँ पर ई सिगरेट को सपोर्ट करेगी तो वो चीज़ ये मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है आज के समय पर यूके के प्रेसिडेंट हैं ऋषि सुनक, तो इनकी जो सरकार है वो प्लान ये कर रही है धीरे धीरे जो मिनिमम एज है सिगरेट को परचेज करने की, वो धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी कोई भी एज होगी इसको और बढ़ा देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर जो ये सिगरेट्स हैं ये कोई छोटे बच्चे के हाथ बिल्कुल भी ना आए। और दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड भी ये काम कर चुका है। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड की सरकार ने पूरा बदलाव कर दिया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर वहाँ पे कुछ और इश्यूज भी हुए सरकारी बदले न्यूजीलैंड में, जहाँ पे इन्होंने स्मोकिंग बैन के ऊपर स्क्रैपिंग करनी भी शुरू की, कई सारी चीज़ें हुई। बट अभी हम बात करें यूके की, तो यूके यहाँ पर इन ई सिगरेट्स के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो ई सिगरेट्स हैं इतनी घातक हो सकती हैं एक इंसान के लिए कि वहाँ पर वो जो इंसान है वो वाकई में जो रियल सिगरेट्स होती हैं उसकी लत में पड़ सकता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो ये जानना, जो ई सिगरेट्स इसको हम कभी कभी अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ई सिग, वेप, ई हुक्का, वेप पेन्स के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। इस तरीके से देखने को मिलता है। इसमें आप देख पाओगे एक लिक्विड जो है ये भरा हुआ है ना, इसी को यहाँ पर जो लोग हैं वो स्मोक करते हैं। ई सिगरेट को यूज़ करना ही हम लोग वेपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई सिगरेट है इसकी जो कॉस्ट है वो 3000 से 30,000 के आसपास भी है इंडिया के अंदर में। जो रिफिल कॉस्ट है वो इसकी 700 से 1000 के बीच में, क्योंकि इसका जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाता है एक समय बाद, फिर इसको ये वापस से रिफिल करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर में निकोटीन प्रेजेंट है, निकोटीन जो कि हाईली एडिक्टिव होता है, एक इंसान को इसकी लत लगा सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट को रोक सकता है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक जहर साबित होता है। ये प्रॉब्लम्स हैं। अब ई सिगरेट्स के हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या हैं? यूथ के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यूथ हो, यंग एडल्ट्स हो, प्रेग्नेंट वेमेन हो, सभी के लिए दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि निकोटीन डायरेक्टली आपके ब्रेन के ग्रोथ को रोक देगा। आपका ब्रेन डेवलप होने से दोस्तों वो रुकता चला जाएगा। 2018 की स्टडी ने यह बताया है कि ई सिगरेट का जो डेली यूज़ करता है उसमें 79% उसके हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इवन ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मेंशन की है कि कई बार क्या होता है, जो ये लिक्विड हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक इंसान को हार्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों से कह सकते हो कि बीमारियों से जूझने में मजबूर कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जो ये ई सिगरेट से, क्योंकि इनके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, बैटरी से चल रहे हैं, चार्ज करना पड़ रहा है, तो ये कभी जो बहुत सारे जो सिगरेट्स होते हैं डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इंसान ने बनाए, प्रॉब्लम हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। तो डिफेक्टिव पीस में कई बार एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन की वजह से जो बैटरीज वगैरह वो फट जाती है, एक इंसान को बहुत बड़ा जो कह सकते हो कि खतरा है वो यहाँ पर हो सकता है इसकी वजह से। ना ये जो ई सिगरेट है, जैसे मैंने बोला, इसमें निकोटीन वगैरह प्रेजेंट है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैंसर होने वाले केमिकल्स प्रेजेंट है, हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, निकेल, टिन, लेड 1 जैसी चीज़ें प्रेजेंट है, जो कि अगेन एक इंसान को प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। हम इतना फोकस निकोटीन पर क्यों करते हैं और निकोटीन की बात लगातार होती है? क्या होता है निकोटीन? तो दोस्तों तंबाकू का जो प्लांट होता है उसके अंदर एक कह सकते हो केमिकल कंपाउंड ये होता है प्रेजेंट, जिसको हम निकोटीन का नाम देते हैं। जितने भी तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स हैं सब में निकोटीन पाया जाता है। सिगार हो, स्मोकलेस टोबैको हो, हुक्का टोबैको हो, ई सिगरेट्स हो, सभी चीज़ों में दोस्तों निकोटीन प्रेजेंट होता है।
और निकोटीन प्रोडक्ट का बार बार यूज़ करना एक इंसान को उसके प्रति अडिक्ट बनाएगा, उसका ब्रेन काम करना बदल देगा। उसके अलावा साथ ही साथ में उसको और ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी कि यार मुझे और ज़्यादा निकोटीन चाहिए। समझ गए? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए इस प्रकार के सिचुएशन को रोकने के लिए? ध्यान रखना, हमारे पास में प्रॉपर बिल लाया गया था 2019 में, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बिल। इस बिल के तहत मेन मकसद था ये जो ई सिगरेट्स हैं इनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट, सभी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा सके। इतना ही नहीं, सिगरेट एक्ट 1975 आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर ये हमारा लॉ था जिसका मेन काम था कि भैया जो भी सिगरेट के पैकेट्स हैं, कार्टन्स हैं, उन सब के ऊपर में हेल्थ वार्निंग का एडवर्टीजमेंट लगाया जाए, कैंसर का फोटो लगाया जाए, भाई ये खाने से कैंसर होगा। लेकिन वही है ना, एक इंसान की जो विल पावर है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है। आप खुद देखो, विल पावर कमज़ोर किसकी है? वही जो सबसे ज़्यादा अडिक्ट है। वो एडिक्शन किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है। आप उस इंसान को देखो, वो तंबाकू का पैकेट खरीद रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये खाओगे कैंसर होगा, वार्निंग्स दी गई हैं, ठीक है। लेकिन और साथ ही साथ में दूसरी चीज़ क्या है? फोटो भी छपी हुई है, भाई ये हालत हो सकती है। लेकिन फिर भी जो इंसान है उसको कंज्यूम कर रहा है। यही तो है एडिक्शन, या यही तो है ब्रेन पर कंट्रोल ना होना, या यही तो है मन पर कंट्रोल ना होना। जिसने यहाँ पर अपने मन पर या ब्रेन पर कंट्रोल पा लिया वो बहुत कुछ कर सकता है या सभी कुछ कर सकता है, उसके अंडर में सब कुछ चीज़ आ सकती है। बट यही चीज़ है ना, देखो होता क्या है, सबके साथ में होता है, ब्रेन हमको चला रहा होता है कई सारे केसेस में। बट ऐसा कभी नहीं होना कि दिमाग को हम यहाँ पे अपने ऊपर हावी होने दें। दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है, हमें दिमाग को अपने हिसाब से चलाना है। खैर उस बात को साइड में करते हैं, आगे आते हैं। अब यहाँ पे बात है, एक और एक्ट है दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोटपा एक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। ये एक्ट भी क्या करता है, टोबैको के एडवर्टीजमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात करता है। और इन सब से भी कोई उपाय ना निकले तो सीधा एक सर्विस है टोबैको फ्री क्विट लाइन सर्विस। ये शुरू की गई थी 2018 में, वैसे 2016 में शुरू की गई थी, 2018 में ये सर्विस और बढ़ चुकी है। नंबर ये है, इस नंबर का भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए आप थोड़ा सा फैक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कह रहा हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। टोबैको का कंजम्पशन जो है इंडिया में दोस्तों वो किस लेवल पर है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो लगभग 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज़्यादा डेथें हर साल होती हैं इस टोबैको के यूज़ की वजह से। और ये जो डेथ हो रही है टोबैको को यूज़ की वजह से, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियस ही बात है सीधा देश के डेवलपमेंट पर, सीधा देश की इकॉनमी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो सभी लोग बहुत कुछ इकॉनमी के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है? जो आसियान है दोस्तों, आसियान जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके अंदर में टोटल आपको 10 कंट्रीज ये देखने को मिल जाती हैं। लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड फिलीपींस। ये आसियान के टोटल 10 देश हैं। क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन पर्टिकुलर रीजन में है, इस वजह से इनको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। यहीं पर एक देश है म्यांमार और यहीं पर लाओस है। लाओस के बारे में तो आपने ध्यान में रखना ही है। रीज़न दोस्तों, रीज़न यहाँ पर यह है कि जो लाओस है वो इस साल यहाँ पर इस पूरे आसियान ग्रुप को देखने का काम कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, लाओस के पास में इस बार की जो यहाँ पर लीडरशिप है इस पूरे आसियान की, वो हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस साल की जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में है? लाओस के पास में। तो लाओस के जो लीडर हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे, म्यांमार के एक लीडर के साथ में डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। 29 जनवरी 2024 का ये पूरा का पूरा इवेंट आपको नजर आएगा, यानी कल की बात की जा रही है। हुआ क्या यहाँ पर, आओ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बात यह है कि जो आसियान है वो लगातार एक आशा लगाकर बैठा है कि म्यांमार में कुछ सुधार होगा, या आशा लगाकर बैठा है कि साउथ चाइना सी के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर कोई सुधार होगा। अब ये मैटर क्या है दोस्तों, जब बात करते हैं म्यांमार में सुधार होगा, तो म्यांमार यही कंट्री है और ये भी आसियान का हिस्सा है। म्यांमार आज के समय पर एक ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जो मिलिट्री का रूल है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। मिलिट्री गवर्नमेंट है, मिलिट्री ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया, यानी कि मिलिट्री कू कर दिया। वहां की जो प्रॉपर गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन सबको यहां पर खत्म कर दिया, हटा दिया।
आज के समय पर लोग यहाँ पर मिलिट्री के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट करते भी हैं उनको यहाँ पर वहाँ की जो मिलिट्री है वो मारना शुरू कर देती है। ठीक है, ये हालत है। तो अभी क्या है, म्यांमार में एक अच्छी सुधार की आशा करता है आसियान, ये कहना है। तो म्यांमार का सिचुएशन मैंने आपको बताया। दूसरा, साउथ चाइना सी का मैटर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक सुधार हो सके, ये हमारा यहाँ पे कहना है आसियान ग्रुप का। क्योंकि दोस्तों साउथ चाइना सी की जब बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, ये आपको म्यांमार दिख रहा होगा, ये सारे बाकी कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी, लाओस ये आपको दिख रहा होगा, ये बाकी सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि सब की सब आसियान देश का एक हिस्सा हैं। यहीं पर म्यांमार के बगल में देखोगे तो आपको इंडिया भी नज़र आएगा। खैर इंडिया आसियान का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, आसियान के ग्रुप, आसियान की कंट्रीज़। ऊपर यहाँ पे चाइना है ना, चाइना भी आसियान का हिस्सा नहीं है, बस खाली यही कंट्रीज़ हैं आसियान का हिस्सा। तो ये आसियान की जो कंट्रीज़ हैं और ऊपर चाइना, इनके बीच में आता है यहाँ पर एक साउथ चाइना सी। ये जो समुद्र का हिस्सा दोस्तों आपको दिख रहा है, इसको चाइना बोलता है ये साउथ चाइना सी है, और इस पूरे के पूरे समुद्र को चाइना अकेला क्लेम करता है, कहता है ये सारा का सारा रीजन मेरा है। और इस वजह से चाइना के जो रिलेशंस हैं आसपास के देशों के साथ में, फॉर एग्जांपल वियतनाम और सबसे बड़ा फिलीपींस, इनके साथ में रिलेशंस बहुत ख़राब हैं। रीज़न क्या है, चाइना बोलता है ये पूरा समुद्र मेरा है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर 9 डैश लाइन बना रखी है। अब ये दोस्तों 9 डैश लाइन क्या है, ध्यान रखना, चाइना की 9 डैश लाइन को लेकर कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये वो डैश लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप देख पाओगे, ये यहाँ पर 9 डैश लाइन है, जिसके बीच के अंदर चाइना ने बोला ये जो समुद्र का हिस्सा है बीच वाला, ये पूरा का पूरा मेरा है। चाइना कहता है इसमें कुछ आइलैंड्स हैं, पैरासल आइलैंड है, स्कारबर्ग आइलैंड है, स्प्राइटले आइलैंड है, ये सब मेरा है। फिलीपींस बोलता है कई सारे आइलैंड इसमें जो हैं वो हमारे हैं। वियतनाम बोलता है कई आइलैंड हमारे हैं। तो आइलैंड्स को लेकर दोस्तों ये काफ़ी इश्यूज रहते हैं। चाइना बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये किसी का नहीं, ये मेरी टेरिटरी है। तो चाइना पूरे साउथ चाइना सी के साथ में क्लेम करते करते पैरासल आइलैंड के ऊपर भी क्लेम करने लगा है, जिसकी वजह से चाइना के संबंध ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, वियतनाम सब के साथ में खराब हो चुके हैं, क्योंकि इनकी टेरिटरी को भी चाइना क्लेम कर रहा है, बोलता है मेरा रीजन है ये। तो आसियान ग्रुप यहाँ पर आशा ये लगाकर बैठा है कि पॉसिबिलिटी या फिर यह है कि यार साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी मामला थम जाए या रुक जाए। म्यांमार के जो इशू है वो तो निपटे, ये मामला भी थम जाए। अब साउथ चाइना सी के बारे में ज़रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हमको नजर आता है। साउथ चाइना सी कनेक्टेड है ताइवान स्ट्रेट से, ठीक है। फिर यहीं पर लुजोन स्ट्रेट भी देखने को मिलेगा फिलीपींस सी के बाद में बगल में, ठीक है। ये आप देख पाओगे, ये रहा फिलीपींस। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, ये लुजोन स्ट्रेट ये रहा, ताइवान स्ट्रेट ये रहा, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट है, लुजोन स्ट्रेट है, ये सब स्ट्रेट है जो कि साउथ चाइना सी को दूसरे समुद्र से जोड़ने का काम करते हैं। साउथ चाइना सी के आसपास कौन कौन से देश हैं? चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज़ यहाँ पर साउथ चाइना सी के आसपास हैं। साउथ चाइना सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंस भी है कि दोस्तों यहीं पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह रीजन आपको देखने को मिलेगा, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो स्ट्रेट जो है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और डिस्प्यूट के रीजंस क्या हैं, ये विवाद इतना क्यों हो रहा है, क्यों साउथ चाइना सी के ऊपर में इतनी हाईलाइट्स की जा रही हैं? रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है, जैसे मैंने आपको ये फोटो दिखाया था ना चाइना की 9 डैश लाइन के बारे में, बीच में चाइना बोलता है ये पूरा साउथ चाइना सी का हिस्सा मेरा है। इसमें कई आइलैंड्स हैं, पार्सल, स्कारबर्ग, स्प्रैटले आइलैंड्स, ये 3 आइलैंड आपको नजर आएंगे। तो जो पार्सल आइलैंड है दोस्तों, चाइना बोलता है मेरा है, लेकिन यही आइलैंड ताइवान और वियतनाम के थ्रू भी क्लेम किए जाते हैं, बोलते हैं ये भैया ये हमारा हिस्सा है, आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। और जो स्प्रैटली आइलैंड्स है दोस्तों, ये भी कई सारी कंट्रीज क्लेम करती हैं। चाइना एक तरफ बोलता है मेरा है, जबकि ताइवान, वियतनाम, ब्रुनाई, फिलीपींस अपना अपना बताते हैं। फिर स्कारबोरो शोल आपको देखने को मिलेगा, ये भी फिलीपींस, चाइना, ताइवान के थ्रू क्लेम किया जाता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट बना रहता है। चाइना बोलता है भाई आप लोग पीछे हटो, मेरा है ये डिस्प्यूट इस चक्कर में बरकरार है। साउथ चाइना सी न्यूज़ में रहता है, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट भी यही है। तो यह मैटर सुलझे, ये बेसिकली यहाँ पर आसियान ग्रुप का एक होप यहाँ पे नजर आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 15 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को पूरी तरह से निचोड़ दिया है। आज थोड़े से ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। दोस्तों आर्टिकल किसी दिन कम होते हैं तो कम डिस्कस होता है, आपको पता होगा। आज सेशन वैसे ही मैंने कोशिश की है कि जल्दी अब आ जाए, मतलब हो सकता है आपको जल्दी यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा।
तो पेज नंबर 15 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में। अब दोस्तों ये जो क्रेडिट रेटिंग है, ज़रा इसके बारे में ध्यान से सुनते हुए चलना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि भाई इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का जो ये युद्ध है, ये आपको पता है, इजराइल हमास का वॉर यहाँ पे लगातार बढ़ता चले गया। अक्टूबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने होने वाले हैं। लगातार अटैक्स के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर S&P नाम की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी होती हैं दोस्तों? वो एजेंसी होती हैं जो कि एक देश की उधार की स्थिति बताती हैं। ठीक है, एक देश की स्थिति ऐसी बताती है, उसकी इकॉनमी की स्थिति बताती हैं, आर्थिक स्थिति बताती हैं, जिससे यहाँ पर, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, कहेंगी हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है, हमारा पैसा डबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पर यही रेटिंग कम कर देगा तो रेटिंग कम करने पर यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से कहेंगे नहीं नहीं हमारा पैसा डूब सकता है भैया, ये पैसा लौटाने के लायक नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर जो S&P है ये क्या कर सकता है, अभी इजराइल की क्रेडिट रेटिंग को कट कर सकता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, ये लड़ाई और ज़्यादा आगे जाती है, गाज़ा के अलावा दूसरी जगह पर फैलती है, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से इजराइल की इकॉनमी को झटका लगेगा बुरा वाला, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी कम होगी इजराइल की, जिसकी वजह से इजराइल में जो इन्वेस्टिंग है या इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा सीधा बाहर निकलेंगे, या कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। अभी की सिचुएशन आप देखोगे तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, सिचुएशन अभी भी स्टेबल है इजराइल के अंदर में, ये अपनी स्थिति को मेंटेन रख पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ये बात इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। समझ गए? तो अभी क्रेडिट रेटिंग का मामला समझ में आया। तो एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल आपको हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। तो क्या चीज़ हमें पढ़नी होगी, आपको पता होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में, और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के यहाँ पे आपने समझना होगा इसको। तो जो क्रेडिट रेटिंग है दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक देश की क्रेडिट वर्थिनेस को समझाता है कि भाई एक देश जो कि पैसा लेगा, लोन उठाएगा, तो वो कितने समय पर चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, इन सब चीज़ों को दर्शाता है यहाँ पर ये रेटिंग। अब ये रेटिंग किसी को भी दी जा सकती है, कंपनी को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, किसी को भी यहाँ पर ये रेटिंग दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। अब जो एक रेटिंग एजेंसी है वो एक कंपनी हो सकती है जो कि क्या करती है, हमारे कंपनी की, सरकार की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करती है या बताती है कि भैया इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये है, आपका पैसा अगर आपने यहाँ पे डाला है तो आपका सिक्योर है या अनसिक्योर है, वो इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है। तो दुनिया भर में ऐसी कई सारी आपको एजेंसी नजर आएंगी, और इनमें से 3 तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी हैं। एक है फिच रेटिंग, नाम आपने सुना होगा, दूसरी है मूडी इन्वेस्टर्स, और तीसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसने यहाँ पर इजराइल की रेटिंग कट डाउन हो सकती है ये बताया है। तो ये तो इंटरनेशनल वाली एजेंसी है। इंडिया की भी खुद की अपनी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और जो भारत की 6 रेटिंग एजेंसीज है दोस्तों, वो किसके अंदर में आती हैं, सेबी के अंडर में आती हैं। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारे स्टॉक मार्केट को मेंटेन करता है, यही बॉडी के अंडर में ये 6 की 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो 6 एजेंसीज हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, क्राइसिल, ICRA, केयर, सेमेरा, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग, ये सारी के सारे यहाँ पर इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इसके ऊपर इतना स्पेशल फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा। क्वेश्चन ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट से बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दोस्तों, इसको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहोगे नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था RBI नहीं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। और आप नीचे ऑप्शन देखोगे तो A में भी पहला है, C में भी पहला है, D में भी पहला है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, बाकी B वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 2 और 3। ठीक है, 3 आप देख पाओगे। ब्रिकवर्क रेटिंग, क्या ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? बिल्कुल, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि क्राइसिल, ICRA, फिच इंडिया, ब्रिकवर्क रेटिंग, ये सब भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है डोगरी फोल्क डांस के बारे में। ठीक है, अब ये डोगरी फोल्क डांस क्या, ज़रा जान लेते हैं। हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड से अभी सम्मानित किया है जम्मू के डोगरी फोल्क डांसर रोमालो राम को, जिस वजह से ये डोगरी फोल्क डांस चर्चाओं में आया। तो दोस्तों एक ऐसा डांस है जो कि जम्मू वाले रीजन में, स्पेशली दुग्गर में परफॉर्म किया जाता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, उनका ग्रुप होता है जहाँ पे जो मेन लीडर हैं वो गाते हैं गाना, डांस करते हैं, अलग कुछ और जो अलग अलग पोजीशंस में बैठते हैं, है ना, ड्रम बजा रहे होते हैं, चिमटा बजा रहे होते हैं।
तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके दोस्तों इस पूरे के पूरे डोगरी फोल्क डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो फंक्शंस हो गई, सोशल गैदरिंग्स हो गई, वहाँ पर भी इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ में है। जो डांस होता है ना, इन डांस में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जहाँ पर मैन और वेमेन या केवल अकेली वेमेन भी यहाँ पर डांस परफॉर्म करती हैं, है ना। कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं, जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे साइड में। तो इन ड्रेसेस को पहन कर भी दोस्तों ये जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। कई बार जो ये डोगरा फोल्क डांस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल के तौर पर परफॉर्म किया जाता है वर्शिप के समय पर, सेरेमनीज के समय पर, या स्पेशली जो सेलिब्रेटरी मूड होता है तब यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो जम्मू रीजन का एक इंपॉर्टेंट डांस है डोगरी फोल्क डांस। ठीक है, डोगरी फोल्क डांस के अलावा भी जम्मू रीजन में कुछ और भी डांस फॉर्म्स है जिसका आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। जैसे नाम है धेकू, फुमन्नी, जागरण, उसके बाद में कौकी, छज्जा, उसके बाद कुदा, हिरणा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ और फॉर्म ऑफ डांस भी आपको नजर आएंगे। ये भी मेन डांसेस आपको यहाँ पर नजर आती हैं, ध्यान रखना। फिर भक्तन, रास, चंद्रौली एटसेट्रा, ये भी मेन फोल्क ड्रामा स्टाइल्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो फिलहाल के लिए आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज के द हिंदू में हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं। एक तो हमने ये वाला एडिटोरियल लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला एडिटोरियल बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कंटेंट देगा। लास्ट में आपको मेंस का क्वेश्चन भी मैं इस एडिटोरियल से आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस वाले आर्टिकल को देखो। आदित्य सिन्हा साहब ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। ठीक है, जो कि एक रिसर्च इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, एडवाइजरी काउंसिल में काम करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे पीएम मोदी के साथ में भी कई सारी चीज़ों को लेकर काम करते हैं, एडवाइस वगैरह देने का काम करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर यह बताया है इस एडिटोरियल में कि जो बच्चे का न्यूट्रिशन होता है, जो उसका पोषण होता है, वो उसके दिमागी विकास के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ पर ये समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे सारे पैरा को समझने की कोशिश करते हैं। राइटर साहब बोलते हैं, देखो बच्चों में ना कई सारे केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टंटिंग का आप केस देखोगे, और ऐसे कई सारे और भी केसेस होते हैं जहाँ पर ना बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, या उम्र के हिसाब से उसका वजन बहुत कम है। अब उम्र के हिसाब से वजन बहुत कम है, बहुत ही पतला है, क्या कारण हो सकता है? उसको भाई सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है, ये कारण है ना। उसका जो पोषण है वो कम है, यानी न्यूट्रिशन लेवल कम है, माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है वो। वही केस यहाँ पे समझाया गया है। और स्पेशली यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में भी उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर बच्चे को शुरुआती तौर पर इनिशियल स्टेज में अगर हम अच्छा पोषण नहीं देते हैं, तो अच्छा पोषण ना देने की वजह से भी आगे जाकर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास के ऊपर में सीधा सीधा एक असर पड़ता है। फिर वो बच्चा अपने एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसका शुरू में न्यूट्रिशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। तो जो अर्ली न्यूट्रिशन होता है, स्टार्टिंग का जो न्यूट्रिशन होता है, वो सीधा सीधा दिमागी विकास के ऊपर में बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो बच्चा आगे, उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है उस बच्चे का। वो चीज़ें यहाँ पर राइटर ने मेंशन की हैं। लेकिन ज़्यादातर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं या पुअर इनकम कंट्रीज़ जो आपको देखने को मिल पाएंगे, जो ज़्यादा गरीब हैं या ज़्यादा पैसा नहीं है लोगों के पास में, ज़्यादा आय नहीं है लोगों की, उन कंट्रीज़ में जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा ख़राब हालत, यानी वहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। उसी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंडिया में भी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के कई सारे केसेस हमको नज़र आते हैं। अब राइटर बोलते हैं क्या कि एक और चैलेंज है यार। देखो होता क्या है, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास, दोनों का सीधा सीधा एक बहुत बड़ा लिंक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कि जो दिमाग है वो आपके पोषण के ऊपर डिपेंडेंट है। पोषण मिलेगा, दिमागी विकास होगा, दिमागी विकास होगा, आपके बॉडी का साथ देगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर राइटर ने एक और बात बोली। एक स्टडी होती है, स्टडी के दौरान यहाँ पर पता चलता है कि जो अंडर न्यूट्रिशन व्यक्ति है, यानी जिसमें पोषण की कमी है या न्यूट्रिशन लेवल की कमी है, वो कहीं ना कहीं 4-5 चीज़ों में पीछे रह जाता है। एक तो उसकी मेमोरी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, चीज़ें याद करेगा लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा, वर्किंग मेमोरी, लर्निंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ऐसे कई सारे इश्यूज से वो यहाँ पर गुजर रहा होता है। फिर राइटर बोलते हैं हमने एक और स्टडी की इथियोपिया के ऊपर में, पेरू के ऊपर में। इथियोपिया जो कि बहुत प्रॉब्लम से गुजरा, लोग यहाँ पर बिना खाना खाए भी सोए हैं, वहाँ पर सिचुएशन ये है।
तो इथियोपिया के अंदर में जो स्टडी हुई, पेरू में जो स्टडी हुई, वहाँ पर ऐसा चौंकाने वाला डेटा आया। पता ये चला कि जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, या अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा था, सीधा सीधा उनके दिमागी विकास के ऊपर में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ये हमको देखने को मिला, स्पेशली जो बच्चे जिनकी 5 से कम उम्र थी, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल जिन जिनका खराब था, उनका सीधा सीधा यहाँ पर ब्रेन इम्पैक्ट भी पड़ा है। ब्रेन की जो पावर है, जो क्षमताएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई हैं। तो इस चक्कर में हमेशा जब भी बच्चा पैदा होता है, 5 साल से कम उम्र की स्टेज में है, उसका न्यूट्रिशन के ऊपर में ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रकार के जो इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट किए इंडिया में। फॉर एग्जांपल, इंडिया इस प्रकार के स्टंटिंग को टैकल करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव चला रहा है। जैसे पहला पोषण अभियान आपको देखने को मिलेगा, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस देखने को मिलेगा। दोनों ही स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रकार से कुपोषण से लड़ने का, माल न्यूट्रिशन को कम करने का। समझ गए? ऐसे यहाँ पर दोस्तों और भी प्रकार के प्रोग्राम स्टार्ट करे गए, लेकिन केवल न्यूट्रिशन अच्छे करने से काम नहीं होगा। न्यूट्रिशन अच्छा करने के साथ साथ हमें पानी की साफ़ सफाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की साफ़ सफाई, ये चीज़ें भी चाहिए होंगी। क्योंकि साफ़ सफाई होगी तो प्रॉब्लम जैसे डायरिया वगैरह के केसेस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कम होते हुए नजर आएंगे। अब राइटर बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रणनीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। अच्छा, वो स्ट्रैटेजी क्या है? तो चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए या अंडर न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज राइटर मेंशन करते हैं। पहला बोलते हैं, हमें कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना होगा। सिचुएशन बदल रही है। अभी क्या होता है, देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए उसका माँ का दूध अमृत है, ठीक है? तो उस मदर को कहीं ना कहीं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। हम लोग आजकल के केसेस में देखते हैं कि उसका जो रेडीमेड जो मिल्क आता है या मिल्क पाउडर आता है, वही यहाँ पर उसको पिला दिया जाता है। बट वो नहीं, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल के लिए तो होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है? ये एसेंशियल है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी है। तभी जाकर यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा ज़रूरी होती है। फर्स्ट 6 मंथ में तो यहाँ पर बिल्कुल अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, आप ऐसा कह लो। इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ जो मैटरनल न्यूट्रिशन यानी कि माँ का जो पोषण है वो भी ज़रूरी है, ठीक है? अगर माँ हेल्दी रहेगी तो वो हेल्दी बेबी को आगे बढ़ावा देगी। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन ग्रोथ के ऊपर में इंडिया को यहाँ पर एक कह सकते हो प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा, ठीक है? इन प्रोग्राम के अंदर में हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे। जो माता पिता हैं उनको हम बताएंगे कि अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स को ऐड करने से बच्चे के विकास के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अब क्या होता है, एक ही वैरायटी का खाना खा रहे हैं, तो हमें जो फूड खा रहे हैं उसमें चेंजेस भी करने होंगे। चेंजेस करने से यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, उसमें डाइवर्सिफिकेशन आएगा, हमको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, ये तीसरा स्ट्रैटेजी ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स में आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्कर है, उनको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है? तो एक्स्ट्रा वर्कर क्या करेगा, जो बच्चा है ना, उसके माल न्यूट्रिशन के साथ साथ यहाँ पर उसको लैंग्वेज, मैथ्स, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेगा, जिससे यहाँ पर जो बच्चा है वो आगे ग्रो करेगा। उसका ब्रेन का विकास भी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे है, तो उसके लिए बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे भी खुलती हुई नजर आएंगी। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे मामले की बेहतरीन क्लैरिटी हो चुकी है। चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पर। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, बात करता है कि आखिरकार कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है अपनी मिलिट्री को आगे बिल्ड करने के लिए। तो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, उसमें से लिंक कर सकते हो। तो ये जो एडिटोरियल दोस्तों, ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जो इंडिया की डिपेंडेंस है, भारत अभी भी कई सारे देशों के ऊपर में हथियार को इंपोर्ट करने के लिए बहुत निर्भर है। हम अलग अलग देशों से बहुत सारे जो वेपन्स हैं उनको परचेज करते हैं। हालांकि हम लोगों ने धीरे धीरे अभी सिचुएशन इंप्रूव की है ना, अपने देश में आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया है, बहुत सारे वेपन्स हमने बनाने शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो खुद की मिलिट्री इंडस्ट्री है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, क्योंकि हमारी निर्भरता दूसरे देशों में अभी भी ज़्यादा है। तो कितना हथियार हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है?
तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, सिप्री की रिपोर्ट का नाम आपने सुना होगा, फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, हथियारों को इंपोर्ट करता था 2018 से 22 के बीच में, सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। और सिप्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दोस्तों, वो अभी रियल टर्म्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो जो हथियार खरीद रहे हैं उस पर जो खर्चा है वो इंडिया ने लगातार बढ़ाया है। तो डिपेंडेंसी हमारी यूरोप की कंट्रीज़ पर, यूएसए पर, रशिया पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखी है। अब राइटर बोलते हैं आखिरकार कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया अपने मिलिट्री इंडस्ट्री को बिल्ड करने में फेस कर रहा है। तो पहला चैलेंज यही है कि इंडिया का जो फॉरेन इंपोर्ट है ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा निर्भरता हो चुकी है अलग अलग दुनिया भर के देशों में। दूसरा, हमारे देश में एक सप्लाई चेन का इशू भी आपको नज़र आएगा। बिल्डिंग सर्ज कैपेसिटीज़, यानी इंडिया बाकी सारे देशों की तरह अगर हम देखें तो मिलिट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। प्लस यहाँ पे इंडियन मिलिट्री जो इंडस्ट्री है, इसको ज़रूरत है कि हम एक स्टेबल, एक स्थिर, एक मजबूत सप्लाई चेन मेंटेन कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो नहीं पा रही हैं दोस्तों। हमारे पास में जो वॉर रिजर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, हमारे पास में जो भंडार है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमें जोर देना ज़रूरी है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस आप कह सकते हो कि इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्री बिल्डिंग में। सवाल यह है कि आखिरकार कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर उठाए गए इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए। तो पहला था आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस पुश। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे प्रमोट किया डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के माध्यम से। काफ़ी सारे जो मिलिट्री आइटम्स है दोस्तों, इसके ऊपर यहाँ पर बैन लगाया है ना। जो नेगेटिव लिस्ट थी इंपोर्ट्स की, यहाँ पर आपको पता है कई सारे जो आइटम्स हैं वो इंडिया ने बैन कर दिए हैं, इंपोर्ट करने से मना कर दिया कि भैया हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारे के सारे आइटम्स हम अपने देश में खुद से डेवलप करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव कंट्री ने उठाए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री के अंदर में रिफॉर्म्स करे गए, आपको पता है। तो जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंजेस करे गए, अग्निपथ स्कीम यहाँ पर लेकर आई गई है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। प्लस हमने जो एसेंशियल मिलिट्री सप्लाईज है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, ज़्यादातर जोर दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर में, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं सीधा उसका प्रोडक्शन अपने देश में कर सकें, इसके ऊपर यहाँ पर इंडिया ने काम किया है। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अगर अपने इस मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूती से बिल्ड करना है। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले इंडिया को कहीं ना कहीं अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अपने देश में ही प्रोडक्शन करने की अति आवश्यकता यहाँ पर इंडिया को देखने को मिलती है। बहुत सारे पार्ट्स, वेपन्स खुद डेवलप करने होंगे। दूसरा, हमें इंडिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है। जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दोस्तों, इनको सपोर्ट करना होगा अपने देश के अंदर में। प्लस जो हाई वॉर रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर हमें मेंटेन करने होंगे, है ना। भंडार जो हमारा है उसको बना के रखना होगा। बहुत सारे जो वेपन्स है उसको यहाँ पर उसका भंडार हमें बिल्कुल तैयार करके रखना होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस हमें जो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स है वो बैलेंस करना होगा, क्योंकि मिलिट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। जो हमारा बजट आता है उसमें जो डिफेंस बजट है उस पर भी एक अलग से स्पेशल फोकस रख के हमें चलना होगा। ठीक है, अभी आपको पता है हमारे पास में टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बड़े बड़े जो विशाल से जहाज़ हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इन दोनों के अलावा यहाँ पे हमें एक और बड़े से जहाज़ की आवश्यकता है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। तो वो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करना होगा। ऐसे कई सारे और आइटम्स जो इंडिया में कम है, सबमरीन्स कम है, वो हमें बढ़ानी होंगी, तभी यहाँ पर जो मिलिट्री बिल्टअप है वो यहाँ पे हो पाएगा। साथ ही साथ में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है दोस्तों, उसको यहाँ पे थोड़ा और बढ़ावा देना होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में केवल गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे काम ना करे, पब्लिक सेक्टर को भी उतारे, दोनों मिलकर काम करेंगे, पावर से और ज़्यादा बढ़ेंगी। दो मिलकर यहाँ पर आगे इस डिफेंस सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कदम हम उठा सकते हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन की गई है। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ आपके लिए आज का मेंस का क्वेश्चन। तो सभी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यार मैं क्वेश्चन लिखित में नहीं ला पाया हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा वो क्वेश्चन, मैं लेकिन पढ़कर बता दूंगा, तो आप प्लीज़ यहाँ पे उसको समझ लीजिएगा। तो इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यह है कि एग्जामिन इंडियाज एफर्ट्स एंड चैलेंजेस इन बिल्डिंग इट्स ओन मिलिट्री इंडस्ट्री एंड रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन आर्म इम्पोर्ट।
तो आपने ये बताना है भारत के कौन कौन से एफर्ट्स, भारत ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, इंडिया के एफर्ट क्या क्या है, प्लस क्या क्या चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं अपनी खुद की मिलिट्री इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या कदम उठा रहे हैं हम फॉरेन आर्म इंपोर्ट यानी विदेशों से जो सामान या हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम इंडिया के एफर्ट्स क्या क्या हैं वो आपने समझाना है। तो इसमें एफर्ट्स और चैलेंजेस दोनों आपने मेंशन करना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पर 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पे। यहाँ पर इंडियन ग्रे वोल्फ के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो आपको भेड़िया दिख रहा है इसका नाम है इंडियन ग्रे वोल्फ, ठीक है, या इंडियन वोल्फ भी आप इसको बोल सकते हो। न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपसे जो IUCN स्टेटस वगैरह है ये सारी चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो हुआ क्या है, जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली जो इंडियन ग्रे वॉल्फ है इसकी जो मतलब ये देखा है कहाँ पर, नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा के अंदर में, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो इंडियन ग्रे वॉल्फ का सबसे पहले साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस पैलिप्स, ठीक है। जो हमारी ग्रे वॉल्फ है ना, ग्रे कलर की जो यहाँ पर आपको भेड़िया देखने को मिलता है उसी की यहाँ पर एक प्रजाति है ये इंडियन वॉल्फ। ये इंडियन ग्रे वॉल्फ जो गर्म वाले रीजन है स्पेशली वहाँ पर पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में यहाँ पर ये एक्टिव रहता है, दिन में यहाँ पर लेजी या फिर सोता हुआ नजर आता है, ठीक है। बाकी आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो ये जो आपको लोमड़ी कहने जा रहा था, ये जो यहाँ पर आपको वोल्फ देखने को मिल रहा है, ये जो आपको भेड़िया देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसका जो साइज़ है वो तिब्बतन और अरेबियन वोल्फ के बीच वाला साइज़ आपको देखने को मिलेगा। तिब्बतन वोल्फ अलग है, अरेबियन वोल्फ अलग है, उसके बीच में यहाँ पर जो वोल्फ आता है उसका साइज़ आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया और इजराइल के अंदर में दोस्तों यहाँ पर ये इंडिया से इजराइल तक यहाँ पर ये जो वोल्फ है ये पाया जाता है। इंडिया में 3,000 के आसपास यहाँ पर ये जो इंडियन ग्रे वोल्फ है वो नज़र आते हैं। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो IUCN के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन अच्छी खासी, तो ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। इसकी कोई हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है, शिकार नहीं कर सकता, शिकार करने पे पेनल्टी है। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी कि इसका कोई इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। एक और आर्टिकल है जहाँ पर किनोआ फार्मिंग के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे आपने दोस्तों संतरा खाया होगा, संतरे की तरह दिखने में और खाने में एक और फ्रूट लगता है जिसको बोलते हैं किनोआ, ठीक है। तो किनोआ रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि दोस्तों इस बार किनोआ की खेती बहुत बेकार हो चुकी है। पंजाब में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, बट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे पंजाब के फार्मर्स को काफ़ी लॉस हुआ है जो भी किनोआ को यहाँ पर ग्रो करते हैं। किनोआ जिसको मैंडरिन भी बोलते हैं, ठीक है, वैसे इसको किनू या किनू के नाम से भी जानते हैं। एक खट्टा फल आपको ये नज़र आएगा। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है, स्पेशली पंजाब में। पंजाब जो है सबसे बड़ा राज्य है, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो किनोआ है ये उगाया जाता है। पंजाब के पास में सबसे बड़ा शहर है किनोआ का। उसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी आपका इसका प्रोडक्शन नज़र आएगा। तो किनोआ जो है 2 वैरायटी की हाइब्रिड स्पीशी है, एक है सिट्रस नोबिलिस और दूसरा है सिट्रस डेलोसियोसा। तो दोनों से मिलकर यहाँ पर किनोआ बनकर आया है। किनोआ से काफ़ी लोग मतलब किनोआ को ऑरेंजेस के साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। देख पाओगे इसका साइज़ कितना काफ़ी बड़ा है, ऑरेंज सा नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बार लोग संतरा बोल देते हैं। तो संतरा और किनोआ दोनों में यहाँ पर फ़र्क होता है वैसे तो, लेकिन आप इसका देखने में है ना, इसके बेनिफिट्स में या स्वाद में आप देख पाओगे तो एक जैसा नज़र आता है। जबकि किनोआ थोड़ा ज़्यादा जूसी होता है ना, ज़्यादा पल्प इसमें हमको देखने को मिल जाता है। किनोआ को उगाने के लिए जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जो टेम्परेचर है वो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली हमें 10 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि हमारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये है एल्पन ग्लो, ठीक है। अब ये एल्पन ग्लो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक एस्ट्रोनॉट है लॉरा ओहारा। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने ऊपर से एक फोटो यहाँ पर एक इमेज दिखाया है किसका, एल्पन ग्लो का।
एल्पेनग्लो फिनोमेना का। हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उस पर इस प्रकार से एल्पेनग्लो फिनोमेना नजर आया है। ये फिनोमेना क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से पहले जो लाइट थोड़ी सी चमचमाती हुई दिखती है वो यहाँ पर है, या निकलने के जस्ट कुछ मिनटों तक यहाँ पर इस तरीके से ये नज़र आता है, या डूबने के जब सूरज डूब रहा होता है तो इस तरीके से पहाड़ों पर ये इस तरीके से सनलाइट नज़र आती है जो कि अलग अलग कलर में दृश्य दिखाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्पेनग्लो। तो एल्पेनग्लो बेसिकली एक प्रॉपर नेचुरल फिनोमेना है जो कि पहाड़ों पर दिखाई पड़ता है। जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, जब वो छिपता है या उगता हुआ नज़र आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये दृश्य पहाड़ों पे नज़र आता है। ठीक है, पहाड़ों की जो यहाँ पर स्लोप्स हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो नीचे ढाल आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर थोड़ा रेड कलर, रोजी कलर, ऑरेंज टाइप का कलर यहाँ पर नज़र आता है। वो एटमॉस्फेयर के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कलर कभी रेड, पिंक, ऑरेंज भी हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये कलर इसलिए बदलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये ना जो आपको रेज दिख रही हैं, सूर्य की जो रेज इस तरीके से यहाँ पर सूर्य की रेज दिखाई दे रही हैं उगते हुए या बढ़ते हुए, तो ये बहुत बड़ी बड़ी वार्म रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जबकि जो कोल्ड रेज होती हैं, जो ठंडी वाली होती हैं दोस्तों, वो शॉर्ट होती हैं और जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये वार्म है, वार्म रेज लंबी लंबी दिखाई पड़ती हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ठीक है, कलर मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये जो कलर है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे यहाँ पर सूर्य छिपेगा या उगेगा, तो उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये सिचुएशन बदल जाती है। तो फिलहाल के लिए आप देख पाओगे ये जो फेनोमेना है, ये कौन सा फेनोमेना कहलाता है, यह कहलाता है एल्पेनग्लो फेनोमेना। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। काफ़ी आर्टिकल्स हमने शॉर्ट भी डिस्कस किए हैं। नाउ आगे आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है 2014 का कि चांगपा कम्युनिटी के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट से बताओ, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। यानी चांगपा कम्युनिटी बेसिकली ऊपर लद्दाख वाले रीजन में रहती है, उत्तराखंड में नहीं। दूसरा सही है, पश्मीना जो बकरी है, पश्मीना गोट जो है, इसको ये पालते हैं, उससे बेहतरीन क्वालिटी का वूल मिलता है। चांगपा कम्युनिटी को हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो 3 स्टेटमेंट्स में से अगर आप देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।